पहली बैठक पटना में हुई, वहां पर आम आदमी पार्टी ने शर्त लगा दी उसके बाद कि अगर आप हमारा जो अध्यादेश का विरोध हम कर रहे हैं उस विरोध में कांग्रेस साथ देती है, विपक्षी साथ देते हैं तो हम बैठक में आएंगे वरना नहीं आएंगे। और इस तरह की तमाम शर्तें आ रही हैं और आती रहेंगी। क्या ये बड़ी चुनौती है? यूनाइटेड वी स्टैंड तो लिखा गया है पोस्टर में, लेकिन इस पर बने रहना कठिन है। एक सवाल स्पष्ट है कि क्या विपक्षी पार्टियां एक के खिलाफ एक लड़ रहे हैं, यानी 1:1 बीजेपी के खिलाफ एक कैंडिडेट हो, साझा उम्मीदवार हो, इस पर वो लोग कायम रहते हैं। जो कल बैठक होनी है उसमें बहुत सारे मुद्दे वो तय होंगे, पर सबसे बड़ी बात है कि बिहार से निकली राजनीति जो विपक्षी नेताओं को एक करने की थी वो अब बेंगलुरु तक पहुंच गई है। अब ये देखना होगा कि क्या ये एक स्टेप आगे ये लोग नाम तय कर पाते हैं, एजेंडा तय कर पाते हैं कि आखिर ये साझा जो विपक्ष के नेता एक साथ जुड़ेंगे तो इसका नाम क्या होगा, किस शर्तों पर एक दूसरे के साथ वो जुड़ेंगे। ये तमाम वो मुद्दे हैं जिस पर डिस्कशन होना है। अब वो बात पीछे छूट गई कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। जिन्हें नहीं आना था वो वही खड़े रह गए और ट्रेन आगे बढ़ चुकी है। तो ऐसे में अब ये देखना होगा कि वाजिब सा सवाल मुझे ये लगता है कि देखिए जो बैठक वहां हो रही थी, तमाम अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों से विपक्षी दलों के बड़े चेहरे पटना पहुंच रहे थे। अब बेंगलुरु में बैठक हो रही है, पटना के बड़े चेहरे बेंगलुरु पहुंच रहे हैं। इसका भी कोई असर पड़ेगा क्या? क्योंकि जो वहां थे वो इधर, और बिहार किस तरीके से जो बिहार के बड़े चेहरे आ रहे हैं उससे कोई असर पड़ेगा? क्योंकि सब तो ये चाहते हैं, बिहार में भी आरजेडी जेडीयू सभी कह रहे हैं कि उनका भी उनकी महत्वाकांक्षाएं भी है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ में लालू यादव और नीतीश कुमार एक तरह से ये मोर्चा बनाए हुए हैं जिसमें कांग्रेस पार्टी भी शामिल है और लेफ्ट पार्टियां भी शामिल है। बिहार ही एक ऐसा स्टेट है जहां पर आप देखें तो ये जो विपक्षी नेताओं का जो जमावड़ा है वो पूरी तरह से पहले से काम करना शुरू कर दिया है। लेफ्ट पार्टीज, कांग्रेस, जेडीयू, आरजेडी, यानी एक दूसरे के घुर विरोधी जो थे वो लोग एक छत के नीचे बैठे हुए हैं। तो इसे ही फैलाने की कोशिश हो रही है पूरे देश में। तो लालू यादव अपने करिश्माई नेतृत्व के साथ में आज भी पीछे लगे हुए हैं, नीतीश कुमार भी लगे हुए हैं, तेजस्वी यादव वो तैयार हो रहे हैं। तो जाहिर है कि चुनौती जो है वो दिन प्रतिदिन बीजेपी के लिए बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा के पाला बदलने से उसको झटका लगा है या उसका कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? प्रकाश में जीतन राम मांझी हो, चिराग पासवान हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, जी कुछ पूछ रहे हैं? बिल्कुल प्रकाश साहब अपनी बात जारी रखिए। मैं ये कह रहा था कि जैसे जीतन राम मांझी हो, चिराग पासवान हो, मुकेश सहनी हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा हो, इनको लेकर के यानी कि जिनके पास 5% वोट, 4% वोट, 6% वोट, इन सबों को एक करके ये बताने की कोशिश है कि महागठबंधन के पास जितने वोटों का प्रतिशत है, जो समीकरण है जातियों का, उसके मुकाबले ये लोग भी भारी पड़ेंगे। तो मुकाबला कड़ा होने वाला है, चुनौती भी बड़ी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल एक ही है कि मोर्चा बिहार में तैयार है, लेकिन क्या ये देश स्तर पर उसी तरह से दिखेगा? क्या नरेंद्र मोदी को चुनौती देने के लिए वाकई में 1:1 का जो फॉर्मूला है वो पूरी तरह से काम कर पाएगा? जिस तरह से दिख रहा है उसमें तो साफ लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनके सारी शर्तों को मानने को तैयार है, बशर्ते कि कांग्रेस का जो नेशनल परिदृश्य है उसमें वो लोग साथ रहें। क्या नीतीश कुमार वो चेहरा बनेंगे जो सबको कोऑर्डिनेट करेंगे? ये भी एक सवाल है कि उन्हें कन्वीनर बनाने की तैयारी हो रही थी, वो कहाँ तक पहुंची है? क्या इस जो कल बैठक होने वाली है उसमें ये उनका नाम भी तय हो जाएगा? तो तमाम चीजें हैं जो देखना बाकी है, जो 18 तारीख को धीरे धीरे तस्वीरें साफ। ठीक है, बहुत कुछ साफ होना बाकी है और अलग अलग राज्यों में अलग अलग सिनेरियो है। प्रकाश ठीक है, आप रहे हमारे साथ। रौनक का रुख कर लेते हैं। रौनक, महाराष्ट्र में कितना मुश्किल लगता है या फिर कितनी बड़ी चुनौती है महा विकास आघाड़ी में? जिस तरीके से हमने देखा पहले वहां पर टूट, उसके बाद सियासी घटनाक्रम जो बदले हैं, महागठबंधन की राह कितनी मुश्किल वहां पर दिखाई दे रही है आने वाले चुनाव को ध्यान में रखते हुए? जी देखिए, एक बात समझने वाली होगी कि पटना में जब शरद पवार बैठक में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे उस वक्त उनके पास एक अलग तरह का आत्मविश्वास था। लेकिन अब जब कल वो बेंगलोर जा रहे हैं तो पार्टी उनकी आधी बिखरी हुई है। तो निश्चित तौर पर पहले उद्धव ठाकरे की पार्टी जो है वो महाविकास आघाड़ी से बिखर गई और अब शरद पवार की पार्टी। तो निश्चित तौर पर बड़ा चैलेंज महाराष्ट्र से भी जो है वो विपक्ष के सामने यहाँ पर खड़ा होता दिख रहा है। क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश के बाद देखें तो महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें और बीजेपी इस बात
को अच्छी तरह जानती है, इसीलिए उन्होंने महाराष्ट्र को फोकस कर अपने यहाँ पर जो रणनीतिक चाल है वो चलना शुरू किया। अजीत पवार खेमे को यहाँ पर अपनी तरफ ले लिया। सरकार में अजीत पवार जो है वो दिखाई दे रहे हैं। निश्चित तौर पर न केवल शरद पवार बल्कि उद्धव ठाकरे के सामने भी आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर काफी बड़ी चुनौतियां रहने वाली है। देखना महत्वपूर्ण होगा कि कल की बैठक में शरद पवार किस तरह से अपनी बात रखते हैं। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा है कि वो कल की बैठक में जाएंगे, लेकिन ये अभी भी जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि पर्दे के पीछे बहुत सारी ऐसी चीजें चल रही है जिससे कि शरद पवार को मनाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अगर विधायकों की संख्या देखें तो शरद पवार के पाले से अब भी एक एक करके विधायक जो अजीत पवार के पास जाते हुए दिख रहे हैं, इसलिए शरद पवार पर दबाव कहीं ना कहीं दिख रहा है। जी बिल्कुल, और जब महागठबंधन की दो पार्टियां पहले से ही मुश्किल में हो, चाहे वो उद्धव ठाकरे की हम बात करें या फिर एनसीपी शरद पवार की बात करें, तो ऐसे में सवाल उठता है कि अपने में ही राह जब मुश्किल है इतनी, तो आगे महागठबंधन के जो भविष्य को मजबूत कैसे बनाएंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।